students, in this video we'll discuss chapter number 16, the non-aligned movement. बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडिया अपने लिए शुरू से ही स्टैंड लेता रहा। ठीक है, हुआ क्या बेटा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया लगभग 2 भागों में डिवाइड होने लगी। एक जो पार्ट था उसको लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे को लीड कर रहा था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, है ना, मतलब रशिया। चल, अब इन दोनों ही पावर ग्रुप्स ने क्या किया, अपने अपने मिलिट्री अलायंस बनाए। एक ने बनाया नेटो और दूसरे ने बनाया वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, नेटो एंड वॉर्सो पैक्ट। नेटो किसका था? यूएसए और इसकी सपोर्टर कंट्रीज़। और वॉर्सो पैक्ट किसका था? यूएसएसआर और इसकी जो भी अलाई कंट्रीज़ थी उनका था। तो भैया दोनों ही हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मेरे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मेरे पास हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोशिश रहती ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मेरे पास आए, नेटो का पार्ट बन जाएं, हमारे मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करें। सेम यूएसएसआर, मतलब आज का रशिया, सोचता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री मेरे मिलिट्री अलायंस को, मेरे मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करें। पर हमने डे 1 से ही मना किया, ना ही तो हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ना ही तो हम अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो में मिलेंगे, और ना ही तो हम वॉर्सो पैक्ट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? जब हमने इस बात के लिए स्टैंड लिया तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे साथ आ गई जो इन दोनों पावर ग्रुप्स का पार्ट, इन दोनों मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। क्लियर है? पढ़ना क्या क्या इस चैप्टर में बेटा हमको, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नॉन अलाइन मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे मीनिंग क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। पहले हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कि भाई किसी के साथ अलाइन नहीं करना, किसी भी कंट्री के लिए प्रो या किसी भी कंट्री के लिए एंट्री नहीं होना। फिर मूवमेंट कैसे बना ये वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई कैसे फॉर्मेशन और ग्रोथ हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस मूवमेंट के, नेहरू का रोल क्या था, हमारे फर्स्ट पीएम का रोल क्या था नॉन अलाइन मूवमेंट में। फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसका चेंजिंग वर्ल्ड में क्या रोल है। चलिए आगे, चलो पहले हम वो देखेंगे कि भाई वो कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे जिनकी वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना। बेटा कोल्ड वॉर चल रहा था और इस कोल्ड वॉर के कारण टेंशन्स हो रही थी। ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट कोल्ड वॉर टेंशन्स एंड द सिस्टम ऑफ मिलिट्री अलायंस। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों बना, उसका पहला रीज़न है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी टेंशन चल रही थी और एक सिस्टम आया किसका, मिलिट्री अलायंस का। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में चला? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका और रशिया, जिसे हम पहले यूएसएसआर कहते थे क्योंकि रशिया आज अकेली कंट्री है, पहले बहुत सारी कंट्रीज़ इसके साथ थी, सोवियत यूनियन इसको कहते थे। ठीक है, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में चल रहा था क्या, कोल्ड वॉर। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कंसेप्ट है वो एमर्ज हुआ किसके रिएक्शन में? रिएक्शन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ मिलिट्री अलायंस। ये जो मिलिट्री अलायंस का सिस्टम था जो शुरू करने वाली ये दोनों ही कंट्री थी, इसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट आया, जो कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, उसका नाम था नॉन अलाइनमेंट। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को तो एग्जिस्टेंस में आना ही था। ठीक है, किसकी वजह से, किसके परिणाम स्वरूप? कोल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप। ठीक है, जो हो रहा था किसके बीच में? 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में। एक पावर ब्लॉक को लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे को यूएसएसआर। सेकेंड, एन एजर्शन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। फ्रीडम मूवमेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में चली रही थी, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटेंस नेशनलिज्म चल रहा था कि भाई अब तो हमें अंग्रेज़ों के अंदर नहीं रहना है, फ्रेंच की कॉलोनी बन के नहीं रहना है, इटली की कॉलोनी बन के नहीं रहना है, अब तो हमें आज़ादी चाहिए। हम इंडिया बोल रहे थे हमें इंग्लिश की कॉलोनी बन के नहीं रहना है, हमें आज़ादी चाहिए। तो इंटेंस नेशनलिज्म हर जगह चल ही रहा था। अपनी फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए ये जो कंट्री थी, इन लोगों ने किस बात को रखा कि भाई हम अलायंस से दूर रहेंगे, ना ही तो हम इस अलायंस का पार्ट बनेंगे मतलब नेटो का, ना ही तो हम उस अलायंस का पार्ट बनेंगे जो कि था क्या, वॉर्सो पैक्ट। हम अपने आप को दूर रखेंगे। ठीक है, पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट ऑफ द अलायंसेस, वो पॉलिसी जिसके थ्रू हम अलायंस से दूर रहेंगे इन जनरल एंड मिलिट्री पैक्ट इन पर्टिकुलर,
उससे ही क्या कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, वो पॉलिसी जिसके थ्रू हमने अपने आप को अलग रखा। किससे अलग रखा? मिलिट्री पैक्ट से। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितनी भी कंट्री थी ना बेटा, एशिया की, अफ्रीका की, सारी अंडर डेवलप्ड थी, और इनके अंडर डेवलप्ड होने का मेजर रीज़न था कि इन्हें कॉलोनी बना लिया गया। हमारा इंडिया का एक ग्लोरियस पास था, पर अंग्रेज़ों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, अंग्रेज इंडिया को अपना कॉलोनी बनाते उसके पहले हमारा वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से भी ज़्यादा था, जो 3% में नहीं रह गया था जब अंग्रेज़ यहाँ से गए। तो भाई अंग्रेज़ हमारा सत्यानाश करके गए थे, और हमारा ही नहीं, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ कॉलोनी बनने के बाद, कुछ कॉलोनी बनने की वजह से, कुछ कॉलोनी नहीं बनी तब भी कैसी थी, अंडर डेवलप्ड थी। उन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, दोनों ही पावर ब्लॉक से, भले जिसे हेड यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा हो या सोवियत यूनियन हो, हमें दोनों से ही मदद की ज़रूरत थी बेटा। बहुत सारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ ऐसी थी जो चाहती थी कि भाई हमें अपने आप को डेवलप बनाना है, और हमें डेवलप करने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है। इसलिए हम किसी के टुवर्ड्स प्रो या किसी के टुवर्ड्स एंटी नहीं रह सकते। तो हमारी क्या बोलना चाहिए, ये ग्रीडी थी, हमारा लालची था कि हम दोनों के साइड में इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें लगता था कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प ले लें, या अमेरिकाज़ की हेल्प ले लें, या रशिया की हेल्प ले लें। नीड फॉर पीस, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो था पीस। ठीक है, अगर आप किसी भी मिलिट्री ग्रुप का पार्ट बन जाते, उस मिलिट्री ग्रुप में अगर 20 लोग होते और 2 कंट्री आपस में लड़ रही होती, तो भी हमें ड्रैग आउट किया जाता क्योंकि हम उस अलायंस का पार्ट होते। तो इसलिए हमने सोचा नहीं भैया, हमें अब चाहिए शांति, और इस वजह से भी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बने, क्योंकि बेटा बिना पीस के डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, एशियन कंट्रीज़ थी, एफ्रो एशियन कंट्रीज़, उनका कहना ये था कि ये जो आर्म्स रेस चल रही है ना, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ये दुनिया को एक दिन ख़त्म कर देगी। वर्ल्ड पीस के लिए बहुत डेंजरस है। ये अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ को ये बात पता थी। सेम टाइम में इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई हमें स्ट्रेंथन करना है यूएनए को, और हम यूएनए को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, बाय बीइंग नॉन अलाइंड। तो भाई बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारी अमेरिकन कंट्रीज़ ये सोच रही हैं कि हमारा मेजर मोटो है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, और इसीलिए हमें नॉन अलाइंड रहना है, हमें किसी के साथ भी नहीं जाना है। अब हम पढ़ेंगे क्या मीनिंग है नॉन अलाइनमेंट का। तो जो नॉन अलाइंड नेशंस थे उनका एम यही था कि वो अपने आप को कोल्ड वॉर से दूर रखें। कोल्ड वॉर को हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। यहाँ पर कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में नहीं आए। बेटा मैं जब यूएसएसआर की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, रशिया और उसके एलाइज की बात कर रही हूँ। तो कोल्ड वॉर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया साथ में आए हों और इन दोनों के बीच में वॉर हुआ है, पर ये किसी के थ्रू प्रॉक्सी वॉर हमेशा लड़ते रहते थे। इसी को क्या कहा गया, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये था कि जो नेशन रहेंगे, जो भी नॉन अलाइंड रहेंगे, वो इश्यूज़ को जज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने मेरिट्स के अकॉर्डिंग, अपने डीमेरिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमेरिका का इस बात में फ़ायदा है और मैं अमेरिका के साथ हूँ इसलिए चलो मैं ये कर लेता हूँ, या इसमें यूएसएसआर का फ़ायदा है मैं यूएसएसआर के साथ हूँ मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ रहेंगी वो किसी भी इशू को जज करेंगी उनके खुद के मेरिट्स पे, है ना। एंड डू नॉट टो द लाइन ऑफ वन और द अदर सुपर पावर, इसकी लाइन में उसकी लाइन में जाने की कोशिश नहीं करेंगी। और बेटा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम पैसिव रहेंगे। ठीक है, पैसिविटी ऑफ माइंड और एक्शन, हम कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम पैसिव रहेंगे दिमाग से, एक्शन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन अलाइनमेंट का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम पैसिव रहेंगे माइंड से या एक्शन से, और ना ही इसका मतलब ये है कि हम आइसोलेशन में रहेंगे। ठीक है, ना ही तो हम आइसोलेशन में रहेंगे, ना ही तो दिमाग से पैसिव रहेंगे, ना ही तो एक्शन से पैसिव रहेंगे। पैसिव रहने का मतलब हाँ ठीक है जो हो रहा है होने दो, चुप रहो, ऐसा वाला एटीट्यूड हमारा नहीं होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल कह रहे हैं, और ये बात भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। इसका मतलब ये है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है
कि अ पॉलिसी ऑफ अलूफनेस, हम अपने आप को दूर रखेंगे, अलग रखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। ठीक है, जब हमें मतलब होगा यूएसए से, हम उससे काम लेंगे, उससे बात करेंगे। जब हमें मतलब होगा रशिया के साथ, तो हम उससे बात करेंगे। पर क्योंकि यूएसए रशिया की नहीं बनती तो हमारी रशिया से नहीं बनेगी, या हमारी यूएसए से नहीं बनेगी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम माइंड से पैसिव रहेंगे या हमारी एक्शन से पैसिव रहेंगे, या ऐसा होगा कि हम अकेले रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ नॉन अलाइंड नेशंस ट्राई टू स्ट्रेंथन पीस, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम कैसे शांति को और ज़्यादा मजबूत करें इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में शांति बनी रहे। इसके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हम फ्रेंडशिप रखेंगे सारे ही नेशन से, और आज तक हमारा इंडिया इस पॉलिसी को मानता आया है। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या मतलब है वो हम पढ़ेंगे। देखो, अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहाँ बनी, कब बनी, तो इसका ओरिजिन होता है, ये ओरिजिनेट होता है ये कंसेप्ट कहाँ पर, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया। ठीक है, बैंडुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। तो भाई कहाँ पर ओरिजिनेट होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कब होता है, किस ईयर में, 1955 में। और यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन लीडर्स आते हैं, बहुत सारे एशियन स्टेट्स, एशियन कंट्रीज़ के लोग आते हैं। और ये जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग मतलब लीडर्स आते हैं, एशियन कंट्रीज़ के जो लीडर्स आते हैं, ऑल इन ऑल जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उन सब की प्रॉब्लम सम हाउ सेम ही होती है। द नॉन अलाइंड लीडर्स शॉट टू एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम टू पावर ब्लॉक्स। और ये जो नॉन अलाइंड लीडर्स थे, ठीक है, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज़ के लीडर पहुँचे थे, अफ्रीकन कंट्री के जो लीडर्स पहुँचे थे, ये अपने आप को सेपरेट रखना चाहते थे, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, इन दो ब्लॉक्स से दूर रहना चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी आइडेंटिटी इनके पीछे छुप जाए, ऐसा ना हो। तो जो नॉन अलाइंड लीडर्स थे वो चाहते थे कि भाई उनकी आइडेंटिटी सेपरेट रहे, उन्हें कम से कम इन पावर ब्लॉक्स के नाम से तो ना जाना जाए, है ना। और दो जो पावर ब्लॉक थे उसमें से एक यूएसए, उसे हेड करता था कैपिटलिस्ट अमेरिका। कैपिटलिस्ट एक इकोनॉमी की फ़िलॉसफी है बेटा, इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है, जिसमें मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, मींस ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, वो इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, प्राइवेट पीपल के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं पर अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो अगेन ये भी इकोनॉमिक की फ़िलॉसफी है, इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है, जिसमें जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये गवर्नमेंट के पास में होता है। गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एवरीथिंग एंड एनीथिंग वट एवर रिक्वायर्ड इन द कंट्री। सो ये जितनी भी कंट्रीज़ थी जो अफ्रीकन, एशियन, जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में मिली हैं, ये अपने आप को सेपरेट रखना चाहती हैं, ये किसी भी पावर ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखना चाहती हैं। ये पावर ग्रुप का जो एक पार्ट था, एक ब्लॉक था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि कैपिटलिस्टिक कंट्री था। दूसरा था रशिया, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री था। जो पहली समिट होती है नॉन अलाइंड नेशंस की, वो होती है बेलग्रेड में 1961 में। आर्किटेक्ट्स और द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया। देखो फिर से ध्यान से सुनो। अब अगर हम बोलेंगे कि भाई ये नॉन अलाइंड मूवमेंट के आर्किटेक्ट कौन थे, किन का सपना था, किन की सोच थी ये, तो पहली हमारे इंडिया से इस सोच में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम देखेंगे यूगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ टीटो। फिर हम देखेंगे इजिप्ट के अब्दुल नसीर और प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। अब्दुल नसीर इजिप्ट के, प्रेसिडेंट सुकार्नो इंडोनेशिया के, मार्शल जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया के, और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। इन्हें आप फाउंडिंग फादर कह सकते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का, इन्हें आप आर्किटेक्ट कह सकती हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे किसके, नॉन अलाइंड मूवमेंट के। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो वन बाय वन हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। पहला है नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंट्रीज जो नॉन अलाइंड रहेंगी वो आइसोलेशन में रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन आइसोलेशन। हम लोग ऑलरेडी
अब तक इतना तो जान ही चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ में आ गई है कि भैया हम ना तो पैसिव रहेंगे हमारे सोच में, हमारे एक्शंस में, ना ही तो हम आइसोलेशन में रहेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं, बस ये है कि हम इन 2 पावर ब्लॉक से थोड़ा सा दूर रहेंगे, और दूर भी इन व्हाट सेंस कि हम इनकी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे। क्लियर है? हम ट्रेड भी करेंगे इनके साथ, बिजनेस भी करेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी रिलेटेड, नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन पैसिविटी ऑफ माइंड एंड एक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम माइंड से, एक्शन से कैसे रहेंगे पैसिव। देखो, और ऐसा भी नहीं था भाई कि हमारा पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर हम वहाँ पर ना ही तो किसी की साइड लेने के लिए थे, ना ही तो किसी को अपोज करने के लिए थे। ठीक है ना? और इस बात को बिल्कुल समझ जाना कि हम किसी एक ही साइड तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इट वुड बी रॉन्ग टू मेंटेन दैट नॉन अलाइंड नेशंस वर डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बात कहना भी गलत होगा कि भाई नॉन अलाइंड नेशंस डिसइंटरेस्टेड थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये गलत है। इवन इनका तो मोटो था कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ हमारे रिलेशंस फ्रेंडली रहें। दे रादर ट्राई टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद ऑल नेशंस। सारे नेशंस के साथ रिलेशंस बनाना चाहते थे, रिलेशंस बने हुए थे उन्हें और मजबूत करना चाहते थे। सेकेंड, नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये भी नहीं था कि हम हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है? अगर कोई वॉर हो रहा होगा तो न्यूट्रल नेशंस कैसे होते हैं? अगर जब भी कोई वॉर होता है तो न्यूट्रल नेशंस कैसे होते हैं? जो अपने आप को वॉर से दूर रखते हैं, है ना? दे डू नॉट टेक द साइड ऑफ वन कंट्री अगेंस्ट अनदर। ये किसी एक का साथ नहीं देते हैं, ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट में नहीं रहते, एस अगेंस्ट दिस। पर ऐसा नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं था। जो नॉन अलाइंड नेशंस थे वो तो क्राइसिस को रिजॉल्व करने की बात करते थे, जो भी परेशानियां हैं उन्हें सुलझाने की बात करते थे। फिर से ध्यान से सुनो, नॉन अलाइनमेंट का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं समझ लेना आप कि भाई नॉन अलाइंड है तो मतलब न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है? नॉन अलाइनमेंट का मतलब यहाँ न्यूट्रलिटी से बिल्कुल भी नहीं है। जब वॉर होता है तो न्यूट्रल कंट्री क्या करती हैं? अपने आप को वॉर से दूर रखती हैं। अरे हमें क्या मतलब, दोनों कंट्री लड़ रही हैं, लड़ने दो, है ना? वो किसी एक का साथ भी नहीं देती। पर बेटा, जो नॉन अलाइंड नेशंस होते हैं वो तो उल्टा उस वॉर को रिजॉल्व करने की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक टाइप्स बनाने की बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ। दोनों कंट्रीज़ के साथ जब वो डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं तो उन दोनों कंट्री को परस्यू करते हैं कि भाई आपको लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ भी मिलता नहीं है, मतलब शॉर्ट अप इस टाइप की होती है नॉन अलाइंड नेशंस। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे नरेंद्र मोदी रशिया गए, पुतिन से भी मिले, यूक्रेन गए, जेलेंस्की से भी मिले। तो ऐसा नहीं है कि भाई नॉन अलाइंड है तो लड़ता रहे यूक्रेन रशिया, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मोदी जी, आप अभी भी न्यूज़ में भी, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि वो पुतिन से मिले, वहाँ उन्होंने उनको समझाया कि भाई वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही वो जेलेंस्की से भी मिलते हैं, जेलेंस्की को भी समझाते हैं। तो जो नॉन अलाइंड कंट्री है उनका काम ही है कि क्राइसिस को रिजॉल्व कराना। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ रहो, हाँ लड़ो लड़ते रहो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, ऐसा नहीं है बेटा। ये जो नॉन अलाइंड नेशंस थे ना, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक्टिव रोल प्ले किया है कॉन्गो क्यूबन क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कंट्री का साथ दे रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री का नहीं दे रहे हैं। फिर से ध्यान से समझो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। बस हम हर चीज़ का पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते थे। तो जब क्यूबन क्राइसिस हुई तब भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, कॉन्गो क्राइसिस में भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नॉन अलाइनमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच था टू प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट अस। वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने थी उनको रिजॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पॉजिटिव अप्रोच थी ये। ठीक है? नॉन अलाइंड नेशन डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दे जज ईच इशू ऑन इट्स मेरिट। जितने भी नॉन अलाइंड नेशंस थे बेटा, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कभी ख़त्म नहीं होने दिया और हर मैटर को, हर इशू को जज किया अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। भाई हमारी कंट्री के लिए क्या सही है उस हिसाब से इन्होंने इशू को जज किया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था
दे डिड नॉट टो द लाइन ऑफ वन, किसी एक के साथ वो खड़े नहीं रहे, किसी दूसरे के अपोज में ये नहीं रहे, भले वो अमेरिका हो या रशिया को, इन्होंने हर मैटर को अपने अकॉर्डिंग सोचा, अपनी कंट्री के हिसाब से देखा भाई मेरी कंट्री के लिए क्या सही है क्या नहीं, और उसके बाद एक्ट किया। अब हम देखेंगे बेटा कैसे फॉर्मेशन हुआ और ग्रोथ हुई नॉन अलाइंड मूवमेंट की। तो बेटा एक कॉन्फ्रेंस हुई, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। कब हुई? मार्च 1947 में, ठीक है। तो इंडिया ने उस बैठक का आयोजन किया, कन्वीन किया किसको? एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को मार्च 1947 पे। जवाहरलाल नेहरू ने इनाग्रल स्पीच दी और उसमें डिक्लेयर किया कि वी ऑफ एशिया, हम एशिया के लोग प्रपोज करते हैं कि भाई हम अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। हम सारी ही कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम से ऊपर आके हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और सबके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। उस हर कंट्री के साथ हम कोऑपरेट करेंगे जो हमारे साथ कोऑपरेट करने को रेडी होगी। अब हम पढ़ेंगे बैंडूंग कॉन्फ्रेंस को। तो 1950s बेटा वो टाइम था जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस से रशिया के बीच में। जो नेटो था वो सेटअप होता है 1949 में, और उसके सेटअप होते ही इस मिलिट्री अलायंस को थोप दिया जाता है एशिया की कंट्रीज़ के ऊपर कि नहीं भाई आपको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया, चाइना प्रोक्लेम करते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसे हम पंचशील भी कहते हैं। इंडिया चाइना मिलके 5 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को ही हमने क्या कहा गया? पंचशील। बेटा अब हम पंचशील का मतलब पढ़ेंगे। पंचशील क्या है? 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं? पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट के 5 दांत पंचशील। लॉर्ड बुद्ध हैड लेड डाउन 5 प्रिंसिपल अबाउट हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ। लॉर्ड बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने भी 5 प्रिंसिपल दिए हैं हम सब के लिए कि भाई हमें अपनी लाइफ में कैसे जीना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से रखना चाहिए कि भाई हमें भी साल्वेशन मिले और दुनिया में रह रहे लोग भी हमसे परेशान ना हो। सो फॉर अगर बेटा हम इंटरनेशनल मोरालिटी की बात करें, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, किसको लेकर? तिब्बत को लेकर। जो 5 प्रिंसिपल्स को एम्फेसिस करता है उनके ऊपर जोर देता है कि भाई कैसे पीसफुल एग्जिस्ट किया जा सकता है। ये जो प्रिंसिपल्स थे ये बेडरूक बने, फाउंडेशन स्टोन बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। 1955 में जो प्रेसिडेंट सुकार्नो थे इंडोनेशिया के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की जिसमें 29 एशियन और अफ्रीकन नेशंस आए। कहाँ पर हुई कॉन्फ्रेंस? बैंडूंग में हुई। इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच में, ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को कहा कि भाई ये जितने भी लीडर्स आए हैं ये सारे बिलीव करते हैं 5 प्रिंसिपल्स पे, और वो 5 प्रिंसिपल्स हम किस बात के लिए लेके आए हैं? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के भी हम साथ में पीसफुली रह पाएँ, इसके लिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए हैं। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हम सब एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। भाई तुम्हारी कंट्री तुम्हारी बाउंड्री, हमारी कंट्री हमारी बाउंड्री, हम कोई खचड़ पचड़ मतलब ये मेरा स्टेट है, ये मेरी बाउंड्री है, मेरा घर वहाँ तक था, मेरा एरिया वहाँ तक था, ऐसी कोई बकवास नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के साथ कभी लड़ाई नहीं करेंगे, किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर में कभी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वालिटी रहेगी, इक्वालिटी एंड वर्किंग ऑफ ईच अदर्स बेनिफिट, हम इक्वालिटी में बिलीव रखेंगे, है ना, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे और शांति से रहेंगे। अगर हम पंचशील की बात करें बेटा, तो पंचशील के कॉन्टेक्स्ट में कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? बार बार पढ़ रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि सारे नेशंस और सारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, सब कुछ रहेगा, पर कोई भी नेशन को ये राइट नहीं रहेगा कि वो अपनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को दूसरी कंट्री पर थोपे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अपनी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस, अपनी सोशल पॉलिसीज़ को किसी दूसरे नेशन के ऊपर इम्पोज करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।